वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। Just plug in and stay UPSC ready. Today's topic is Fundamental Rights, Part 1, from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's dive deep into the topic. तो चलिए आज बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। अच्छा, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। अच्छा, और ये काफी डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव है और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट्स सभी इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी, उनकी डिग्निटी और नेशन की यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आइडियल है उसे प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं स्टेट की जो आर्बिट्ररी पावर होती है उस पर लिमिटेशंस लगाते हैं। तो एक तरह से ये पक्का करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो, गवर्नमेंट ऑफ मेन नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन इस्टेब्लिश करने का ही एम है। पर इन्हें फंडामेंटल यानी मौलिक क्यों कहते हैं? कोई खास वजह? हाँ, दो मुख्य कारण है। पहला तो ये कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी और प्रोटेक्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन देश का फंडामेंटल लॉ है। राइट। और दूसरा, ये इंडिविजुअल्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इन सब के लिए एसेंशियल माने गए हैं, बहुत जरूरी है। जहां तक मुझे याद है, ओरिजिनली संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, है ना? हाँ बिल्कुल, 7 थे। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ वही तो 7 थे। करेक्ट। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, हटा दिया गया। तो अब वो क्या है? अब वो सिर्फ एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत। तो मतलब अब टेक्निकली हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। ओके, समझ गया। अब 6 हैं। चलिए फिर इनके कुछ की फीचर्स पे बात करते हैं। ये राइट्स किसके लिए अवेलेबल है? मतलब सिटीजन्स या? देखिए, इसमें थोड़ा फर्क है। कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, लेकिन कुछ राइट्स सभी पर्सन्स के लिए हैं, चाहे वो सिटीजन्स हों, फॉरेनर्स हों या फिर लीगल पर्सन्स, जैसे कि कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। अच्छा, कंपनीज भी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक और बात, ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, समाज के हित में या देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, पर वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं, ये कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल, यही मकसद है। और ये स्टेट के एक्शंस के खिलाफ तो हैं, ये तो समझ आता है, पर क्या ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के खिलाफ भी अवेलेबल है? हाँ, कुछ राइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के खिलाफ। अच्छा। और कुछ राइट्स नेगेटिव नेचर के हैं, मतलब वो स्टेट पर लिमिटेशन लगाते हैं कि स्टेट ये नहीं कर सकता। और कुछ पॉजिटिव हैं जो इंडिविजुअल्स को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ये जस्टिशिएबल है। सुप्रीम कोर्ट इनका डिफेंडर और गारंटर है। अगर किसी के राइट्स का हनन होता है तो वो अग्रीव्ड पर्सन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। जी। और क्या पार्लियामेंट इन्हें बदल सकती है, कम कर सकती है या हटा सकती है? हाँ, पार्लियामेंट इन्हें कर्टेल या रिपील कर सकती है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा। ऑर्डिनरी एक्ट से ये नहीं हो सकता। ठीक है। और इसमें भी एक पेच है। केशवानंदा भारती केस के बाद से ये तय है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। जी। लेकिन आर्टिकल्स 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते। अच्छा,
20 और 21 इमरजेंसी में भी लागू रहते हैं। हाँ, और जो आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम्स हैं, उन्हें सिर्फ तब सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी का ग्राउंड वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो। आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर लगी इमरजेंसी में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन जरूरी है याद रखने के लिए। अब आपने कहा कि ये राइट्स स्टेट के खिलाफ हैं, तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब हम कहते हैं राइट्स स्टेट के खिलाफ है, तो ये जानना जरूरी है कि स्टेट है क्या। तो आर्टिकल 12 इसी स्टेट शब्द को परिभाषित करता है, स्पेसिफिकली पार्ट 3 के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारें। हाँ, फिर सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स वगैरह। और फिर अदर अथॉरिटीज, इसमें स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं, जैसे LIC, ONG, सेल वगैरह। तो ये डेफिनेशन काफी वाइड रखी गई है। काफी व्यापक है। हाँ, ताकि स्टेट की ज्यादा से ज्यादा एजेंसीज इसके दायरे में आ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रही है, तो उसे भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट माना जा सकता है। वाह, ये तो सच में बहुत वाइड डेफिनेशन है। अब आते हैं आर्टिकल 13 पर, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, आर्टिकल 13 बहुत क्रूशल है। ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या उन्हें छीनता है या कम करता है, वो वॉइड होगा, मतलब शून्य होगा, उस हद तक जहां तक वो इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, तो ये तो जुडिशियल रिव्यू का आधार बन गया। एग्जैक्टली ये एक्सप्रेसिवली डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश करता है। इसी पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में लॉ शब्द का क्या मतलब है? इसमें क्या क्या शामिल है? आर्टिकल 13 लॉ को भी काफी वाइडली डिफाइन करता है। इसमें शामिल है, पहला, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए परमानेंट लॉज। ठीक है। दूसरा, टेम्परेरी लॉज जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर्स द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंसेस। तीसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए नियम जैसे ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस। ओके। और चौथा, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कानून का बल रखने वाले कस्टम्स या यूसेजेस। कस्टम्स भी? अच्छा। हाँ, लेकिन आर्टिकल 13 में एक और बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, इसलिए उसे इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर इसमें तो बदलाव हुआ था। हाँ, यहीं पर केशवानंदा भारती केस 1973 आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो किसी ऐसे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। समझ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ भी रेलेवेंट है। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं स्पेसिफिक राइट्स पर। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जी, आर्टिकल 14 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें एनी पर्सन कहा गया है, मतलब ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए है? हाँ, बिल्कुल। ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों पर लागू होता है, और पर्सन शब्द में लीगल पर्सन्स भी शामिल हैं, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। अच्छा, इसमें दो फ्रेजेस हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं पर जुड़े हुए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये विशेषाधिकारों के अभाव की बात करता है। ठीक है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में लोगों के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब कानून का एप्लीकेशन सबके लिए बराबर होगा अगर वो एक जैसी स्थिति में है। मतलब लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। प्रिसाइसली। दोनों का एम अल्टीमेटली लीगल स्टेटस
अपॉर्चुनिटी और जस्टिस की इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना ही है। और इसका रूल ऑफ लॉ से क्या कनेक्शन है? सुना है डाइसी का कॉन्सेप्ट। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 एस्पेक्ट्स बताए थे। क्या थे वो? पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और तीसरा, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। अच्छा। इंडियन सिस्टम में पहले 2 एलिमेंट्स तो लागू होते हैं, लेकिन तीसरा एलिमेंट लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स है, न कि राइट्स का परिणाम। अंडरस्टूड। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रूल ऑफ लॉ जैसा आर्टिकल 14 में है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इसे अमेंडमेंट से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वाओ, बेसिक फीचर। पर क्या आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? ये एब्सोल्यूट तो नहीं होगा? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इसके कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है अंडर आर्टिकल 361। हाँ, वो तो है। इसी तरह पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स की ट्रू रिपोर्टिंग पर इम्यूनिटी है आर्टिकल 361A के तहत। एमपीज और एमएलएज को भी सदन में कही बात या दिए गए वोट के लिए इम्यूनिटी है आर्टिकल्स 105 और 194 में। आर्टिकल 31C भी एक एक्सेप्शन है। और फिर फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स को इंटरनेशनल लॉ के तहत इम्यूनिटी मिलती है। यूएनओ और उसकी एजेंसीज को भी डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी प्राप्त है। तो हाँ, एक्सेप्शंस हैं। ओके, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15(1) कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ शब्द पर जोर है। हाँ, ये ओनली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन केवल इन 5 ग्राउंड्स पर नहीं हो सकता। अगर कोई और ग्राउंड है या इन ग्राउंड्स के साथ कोई और ग्राउंड भी है तो शायद वो परमिसिबल हो सकता है, बशर्ते वो रीजनेबल हो। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट? आर्टिकल 15(2) कहता है कि किसी भी सिटीजन को इन्हीं ग्राउंड्स पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में एक्सेस से मना नहीं किया जा सकता, या फिर स्टेट फंडेड या पब्लिक यूज के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, बेदिंग घाट्स, रोड्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट के इस्तेमाल से भी रोका नहीं जा सकता। और ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों पर लागू होता है? हाँ, ये वाला प्रोविजन आर्टिकल 15(2) स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस पर भी रोक लगाता है। अच्छा, इसके भी एक्सेप्शंस होंगे? जी हाँ, आर्टिकल 15 में 4 मेन एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला, आर्टिकल 15(3) स्टेट को विमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने की इजाजत है, जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन या बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। राइट, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। दूसरा, आर्टिकल 15(4) स्टेट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBCs या शेड्यूल्ड कास्ट्स या SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की अनुमति है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन या फी कंसेशंस। तीसरा, आर्टिकल 15(5) जिसे 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया, ये स्टेट को पावर देता है कि वो SEBCs, SCs, STs के एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजंस बना सकें। इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, चाहे वो एडेड हों या अनएडेड। बस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इससे बाहर रखा गया है। ओके, ये 93rd अमेंडमेंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और चौथा, आर्टिकल 15(6) इसे 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया है। ये स्टेट को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की अनुमति देता है। EWS वाला नया अमेंडमेंट। हाँ, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए 10% तक रिजर्वेशन का प्रोविजन भी शामिल है। ये रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस के अलावा है। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 के। जी। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करता है। इसमें भी रेजिडेंस, बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और EWS रिजर्वेशन को लेकर एक्सेप्शंस है ना?
मंडल कमीशन और उसके बाद के डेवलपमेंट सब इसी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है और उसके एक्सेप्शंस भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हम शायद अगली बार विस्तार से बात कर सकते हैं। जरूर। और फिर आर्टिकल 17 है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता का बंद, और इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। हाँ, ये एक एब्सोल्यूट राइट है जिसके खिलाफ कोई एक्सेप्शन नहीं है। पार्लियामेंट ने इसके लिए कानून भी बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और आखिर में इस ग्रुप में आर्टिकल 18 है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। करेक्ट। ये स्टेट को मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा कोई भी टाइटल कॉन्फर करने से रोकता है, और इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट करने से भी रोकता है। मतलब राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसे हेरिडिटरी टाइटल्स खत्म। हाँ, वो सब खत्म। लेकिन मिलिट्री ऑनर्स जैसे परमवीर चक्र या एकेडमिक ऑनर्स जैसे डॉक्टर, इन्हें टाइटल नहीं माना जाता। नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह भी दिए जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें नाम के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये थे राइट टू इक्वालिटी के तहत आर्टिकल्स 14 से 18। काफी डिटेल में हमने समझा। हाँ, ये इक्वालिटी का फ्रेमवर्क सेट करते हैं। तो ये थे मौलिक अधिकारों के पहले भाग के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। एक विचार जो दिमाग में आता है वो ये कि ये अधिकार जो लोकतंत्र की नींव है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो समाज की जरूरतें हैं उनके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन कैसे बनाते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।